अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूं MGT 611 के लेक्चर नंबर 30 में। लेक्चर नंबर 30 का मेन टाइटल है SECP एंड कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। हम बिजनेस एंड लेबर लॉ की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ कवर कर रहे हैं। आज के लेक्चर का पहला टॉपिक हमारा होगा पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द कमीशन। सेकंड टॉपिक हमारा होगा फंक्शन एंड पावर ऑफ द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज पॉलिसी बोर्ड सेक्शन 21। थर्ड टॉपिक हमारा होगा सप्लीमेंट्री प्रोविजन सेक्शन 22। फोर्थ टॉपिक हमारा होगा इन्फोर्समेंट एंड इन्वेस्टिगेशन। फिफ्थ हमारा टॉपिक होगा इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसीडिंग सेक्शन 29। सिक्स हमारा टॉपिक होगा पावर्स ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऑफ द कमीशन सेक्शन 30। सेवन टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे फोर्सिबल एंट्री सेक्शन 31 और 8 और हमारा लास्ट टॉपिक होगा पावर टू कॉल फॉर एग्जामिनेशन सेक्शन 32। गाइस, वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दिया करें। तो आइए अपने लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड्स, जैसा कि हम स्लाइड्स में देख चुके हैं, लेक्चर 30 का मेन टाइटल हमारा है SEP एंड कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसमें पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे पावर एंड फंक्शन ऑफ द कमीशन की। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड सम पावर एंड फंक्शन ऑफ द कमीशन। रेस्ट ऑफ द पावर एंड कमीशन आर गिवन ब्लू। ऑलरेडी कवर से मुराद ये है कि पिछला लेक्चर जो था लेक्चर नंबर 29, उसमें हम काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं कमीशन के हवाले से। अब यहाँ पे जो है इन्होंने सारे फंक्शन जो है बिल्कुल लॉ की जो बुक है उससे रिलेटेड यहाँ पर उठा के दी हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए मैंने ईज़िली स्टिकी नोट्स की सूरत में मैंने रिसर्च करके बना ली है ईजी वर्डिंग के अंदर। तो वो मैं आपको डिफ़ाइन कर दूँगा यहाँ पे। तो इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, फेसबुक पेज का लिंक मौजूद है और ईमेल आईडी भी मौजूद है। आप ये नोट्स जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मुझसे हाईलाइटेड नोट्स ले सकते हैं। उसके लिए आप क्या करें, ईमेल कर दें, व्हाट्सएप कर दें, या फिर आप अगर फेसबुक पे हैं तो फेसबुक पे कर दें। जो तरीका आपके लिए सूटेबल है उससे मुझसे कांटेक्ट कर लें। मैं या मेरी टीम का कोई भी बंदा आपको ये नोट्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देगा। तो अपने टॉपिक की तरफ वापसी आते हैं। अब यहाँ पे देख लें, द अथॉरिटी परफॉर्म फंक्शन एंड एक्सेसिव पावर डेलीगेट बाय द फेडरल गवर्नमेंट अंडर वेरियस लॉ इंक्लूडिंग द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज ऑर्डिनेंस 1969। यहाँ पे अथॉरिटी की बात हो रही है कि अथॉरिटी जो फंक्शंस परफॉर्म करती है या तो फिर जो अपना पावर यूज़ करती है, ये उसको डेलीगेट किया जाता है फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से मुख्तलिफ कानून के अंदर, जिसमें जो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज ऑर्डिनेंस 1969 और दूसरे कानून जो हैं वो इसके अंदर मौजूद होते हैं। इट कैन नॉट मेक रूल्स और रेगुलेशन बट कैन प्रपोज रेगुलेशन फॉर अप्रूवल बाय द बोर्ड। यानी कि ये जो पावर्स होती हैं, ये जो कमीशन होती है, वो कोई कानून खुद से नहीं बना सकती बल्कि एक रिकमेंडेशन दे सकती है। उसके बाद वो रिकमेंडेशन बोर्ड देखता है, अगर वो अप्रूवल देता है एंड देन वो कानून बन जाती है। द अथॉरिटी कैन आल्सो बी गिवन एडिशनल पावर बाय द फेडरल गवर्नमेंट अंडर एनी लॉ आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। यानी कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो कुछ जो है वो कमीशन को एडिशनल पावर वगैरह भी प्रोवाइड कर सकती है। इट एडमिनिस्टर एंड रेगुलेट द इंश्योरेंस सेक्टर, इंश्योरेंस कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन बाय इंश्योरर्स, सर्वेयर्स एंड इंटरमीडियरीज। ये क्या कर रहे होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं वो रेगुलेट कर रहे होते हैं। जो कमीशन होता है, कमीशन के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, रेगुलेट कर रहे होते हैं इंश्योरेंस सेक्टर को। इस चीज़ को मेक श्योर कर रहे होते हैं कि जो इंश्योरेंस कंप्लायंस है वो कानून के मुताबिक हों और रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो इंश्योरर्स जो हैं और सर्वेयर्स जो हैं और इंटरमीडियरीज जो हैं वो सारे फॉलो कर रहे हों। द अथॉरिटी ओवरसी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू इंश्योरेंस बिजनेस। अथॉरिटी जो है वो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंश्योरेंस बिजनेस में काम कर रही हैं उनको भी ओवरसी कर रही होती है और सारी चीज़ों पे चेक एंड बैलेंस रखी हुई होती है कि कहीं ये कानून के बाहर जाके तो कोई काम नहीं कर रहे, कोई इलीगल काम तो नहीं कर रहे। इट इनकरेजेस द ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ द इंश्योरेंस मार्केट इन पाकिस्तान। ये जो है ऑर्गेनाइजेशन जो हैं जो इंश्योरेंस का काम कर रही हैं, इंश्योरेंस बिजनेस में है, उनके डेवलपमेंट के लिए उनको इनकरेज करती हैं, उनको सपोर्ट कर रही होती हैं। तो हमने यहाँ पर एक मुख्तसर सी बात कर ली पावर एंड फंक्शन ऑफ द कमीशन के बारे में। आइए हम मुख्तलिफ जो है वो सेक्शंस देखेंगे कि कानून क्या कहता है इसके ऊपर। फंक्शन एंड पावर ऑफ द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज पॉलिसी बोर्ड सेक्शन 21, इसकी डिटेल में बात कर लेते हैं हम। The board advises the federal government on various matters related to securities and insurance industries, corporate regulation and investor protection। बोर्ड क्या कर रहा होता है, फेडरल गवर्नमेंट को मुख्तलिफ मैटर्स के ऊपर जो है वो सिक्योरिटी एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है उससे मुतालिक बता रहा होता है कि क्या क्या कॉर्पोरेट रेगुलेशन है और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं।
इट अप्रूव रेगुलेशन प्रोसीड बाय द कमीशन फॉर इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसी डिसीजन। ये क्या करता है कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो रेगुलेशन होती हैं, जो कि इंश्योरेंस बिजनेस सेक्टर जो है वो रिकमेंड करता है कि हम ये पॉलिसी करना चाह रहे हैं, तो उसके ऊपर कमीशन जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की पॉलिसीज़ बनाता है और उनके ऊपर मेक श्योर करवाता है कि जो बिज़नेस सेक्टर है उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करे और अपने डिसीजन जो है उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग ले। द बोर्ड रिव्यूज़ एंड अप्रूव द कमीशन बजट फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर। बोर्ड जो है वो रिव्यू करता है और कमीशन का जो है बजट डिसाइड करता है हर फाइनेंशियल ईयर के अंदर। इससे मुराद सिंपल सी ये हो सकती है कि अगर 2023 चल रहा है तो बोर्ड क्या करेगा, रिव्यू करेगा कमीशन का बजट के कमीशन कितना बजट यूज़ कर सकता है, तो उस बजट को जो है वो बोर्ड साल में एक दफ़ा अप्रूव करता है और जो बजट कमीशन जो है वो उसी बजट के अंदर रहते हुए अपने सारे काम कर रहा होता है। ये सिंपल सी एग्जांपल है, जैसे कि आप घर का राशन वगैरह लाते हैं उसका एक बजट बनाते हैं, तो इसी तरीके से कमीशन को जो है वो एक बजट अलॉट किया जाता है फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से या बोर्ड की जानिब से। फिर जो है वो बोर्ड कमीशन जो है वो उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहा होता है। इट रिटर्न ओपिनियन ऑन पॉलिसी मैटर रेफर्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट ऑफ द कमीशन। कमीशन जो है वो रिटर्न ओपिनियन प्रोवाइड करता है पॉलिसी मैटर के लिए। द बोर्ड ओवरसी द कमीशन परफॉर्मेंस टू इंश्योर एक्ट ऑब्जेक्टिव आर मेड। बोर्ड जो होता है वो कमीशन को ओवरसी कर रहा होता है कि बोर्ड के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो मीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वो इस बात को मेक श्योर करता है कि सारे ऑब्जेक्टिव जो हैं वो मीट हो रहे हों। इट एक्सरसाइज पावर एंड फंक्शन असाइंड अंडर द एक्ट एंड सेट फीस एंड चार्जेस फॉर द कमीशन सर्विस। ये क्या कर रहा होता है, पावर एंड फंक्शन जो असाइन किए जाते हैं इस एक्ट के ज़रिए उसकी जो फ़ीस वगैरह जो है, जो चार्जेस हैं कमीशन की सर्विसेज के, वो सारे सेट कर रहा होता है कि कमीशन जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा उसके ऊपर कितनी फ़ीस चार्ज करेगा। ऑल पॉलिसी डिसीजन विद इन द कमीशन जुरिडिक्शन आर मेड एक्सेसिवली बाय द बोर्ड। यानी कि जितने भी पॉलिसी डिसीजन होते हैं कमीशंस के लिए और कमीशन के जो कानून बनाए जाते हैं, जो जुडिशरी में जो चीज़ें ऐड की जा रही होती हैं वो सारी चीज़ें जो हैं वो बोर्ड देख रहा होता है। द बोर्ड कैन मेक पॉलिसी डिसीजन ऑन इट्स ऑन और एडॉप्ट कमीशन रिकमेंडेशन विद और विदाउट मॉडिफिकेशन। अब ये बोर्ड की मर्ज़ी होती है कि वो कमीशन की रिकमेंडेशन के मुताबिक पॉलिसी बना दे और उस पर डिसीजन बेस कर दे, या तो फिर वो अपना डिसीजन विदाउट किसी अप्रूवल के खुद भी ले सकता है। अब हम बात कर लेते हैं सप्लीमेंट्री प्रोविज़न सेक्शन 22 की। All guideline, decision and directive by the board commission must be in writing, authenticated and may require a seal। यानी कि जितनी भी डिसीजन, गाइडलाइंस और डायरेक्टिव जो हैं वो बोर्ड की तरफ से दिए जाएंगे वो रिटर्न होंगे, ऑथेंटिकेटेड होंगे और उनको एक सील्ड पेपर के सूरत में प्रोवाइड किया जाएगा। पॉलिसी डिसीजन एंड डायरेक्टिव मस्ट बी पब्लिश इन द ऑफिशियल गैजेट एंड मेड अवेलेबल टू द पब्लिक। जितने भी पॉलिसी डिसीजन या डायरेक्टिव लिए जाएंगी वो ऑफिशियल गैजेट में होंगी और अवेलेबल होंगी पब्लिक के लिए। द कमीशन मस्ट प्रोवाइड रीज़न फॉर ए डिसीजन गारंटिंग अ पर्सनल हेयरिंग व्हेन कंसिडरिंग एप्लीकेशन। कमीशन क्या करेगी, रीज़न देगी कि उसने ये फैसला क्यों किया है और उसके बाद अगर कोई पर्सनल हेयरिंग है, किसी की कोई पर्सनल प्रॉब्लम आएगी तो उसको हेयर करेगी और एप्लीकेशंस जो है उनको सुनेगी। व्हेन एक्सरसाइजिंग इट्स पावर द कमीशन मस्ट कंसिडर फैक्टर लाइक कंपनी वायबिलिटी, मैनेजमेंट क्वालिटी, इन्वेस्टर इंटरेस्ट एंड पब्लिक इंटरेस्ट। कंपनी जब कमीशन जो है वो किसी कंपनी के रिलेटेड डिसीजन देने जाएगा तो कंपनी कितनी वायबल है इस चीज़ को देखेगा, उसकी मैनेजमेंट की क्वालिटी क्या है, इन्वेस्टर का इंटरेस्ट उसके अंदर कितना है और पब्लिक इंटरेस्ट क्या है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो है वो फैसला करेगा। द एक्ट, ऑर्डर एंड डायरेक्टिव आर सब्जेक्ट टू द कंप्लायंस विद द जनरल क्लॉज एक्ट 1897। जो एक्ट जो है वो ऑर्डर करता है कि जितनी भी डायरेक्शन जो है वो कंप्लायंस होनी चाहिए किसके साथ, जनरल क्लॉज एक्ट 1897 के साथ। अब कंप्लायंस क्या होती है, कंप्लायंस से मुराद ये होती है कि एक स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक आपने सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। एक स्टैंडर्ड्स की बुक है, जैसे यहाँ पे एक कानून की बुक है, एक्ट ऑर्डर है, कौन सी, जनरल क्लॉज एक्ट 1897। तो बोर्ड जितने भी ऑर्डर वगैरह दे रहा होगा, डायरेक्शंस दे रहा होगा, वो सारी चीज़ें जो हैं वो कंप्लायंस करती होंगी अकॉर्डिंग टू किसके क्लॉज होंगी, जनरल एक्ट 1907 के क्लॉज के मुताबिक होंगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इन्फोर्समेंट एंड इन्वेस्टिगेशन की। अभी तक हम बात कर रहे थे कि बोर्ड्स कौन सा डिसीजन ले सकता है, किस तरीके से पावर को यूज़ कर सकता है। अब हम इन्फोर्समेंट एंड इन्वेस्टिगेशन के ऊपर आते हैं। इन्फोर्समेंट से मुराद ये है कि अगर एक बंदा चोरी करता है तो उसको पुलिस के खिलाफ जो इस बंदे की चोरी हुई है वो FIR कटवा देगा। तो पुलिस क्या करेगी, उस बंदे को बहुत प्यार से नहीं मनाती, बल्कि इन्फोर्सली जब ये साबित हो जाता है कि हाँ यही बंदा चोर है, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर लेती है तो एक अरेस्ट वारंट लाती है और उसको ज़बरदस्ती ज़बरदस्ती उसको गिरफ़्तार करके ले जाती है एंड देन उस पर इन्वेस्टिगेशन वगैरह कर रही होती है। तो यहाँ पे ये वर्ड इन्फोर्समेंट का है कि उसको अगवा करके ले जाएं कि अगेंस्ट द विल, क्योंकि गलत काम किया है उस पर उसको अगवा करके उस पर गिरफ़्तार करके उसको लेके जाना, ये इन्फोर्स करके उसको ले जाया जा रहा है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है
कि उसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि हाँ भाई आपने ये गलत काम किया है, तो इस पर इन्वेस्टिगेशन होगी और इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा और प्रोसीडिंग होगी। द कमीशन में अपॉइंट सच नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर टू बी नोन एज इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऑफ द कमीशन एज इट कंसिडर नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ कैरिड आउट इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनी ऑफेंस or inspection under the Act, the ordinance, or any other law in respect of which it has been empowered to exercise the power of the authority and such investigation officer shall have the power to given to the person for the purpose of carrying out investigation of any offence under this Act, the ordinance and any other law। कमीशन क्या कर सकता है कि अपॉइंट कर सकता है बहुत सारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ऑफ द कमीशन कहलाएंगे। उसके बाद उनको सारी जो है नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है, पावर्स हैं, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं जो कि ज़रूरी होती हैं इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के लिए, और उनको सारी पावर्स दी जाती हैं कि वो जो पावर्स जो हैं वो इस्तेमाल कर सकें और जो मकसद है उनका वो अचीव कर सकें। लेकिन वो सारी पावर्स जो हैं वो अंडर द एक्ट और ऑर्डिनेंस के तहत दी जाती हैं, और अगर एडिशनल रिक्वायरमेंट हो तो किसी और कानून के मुताबिक भी उनको पावर्स दी जाती हैं। लेकिन यहाँ पर इस बात का ख्याल रखा जाता है कि हर चीज़ कानून के मुताबिक की जाती है। ऐसा नहीं कि उनको अनलिमिटेड पावर्स दे दी जाएँ और वो जिसको भी चाहें इन्वेस्टिगेशन कर लें, ऐसा नहीं होता। सारी चीज़ें कानून के मुताबिक होती हैं, पूरा पेपर पर वर्क किया जाता है कानून के मुताबिक, एंड देन किसी के ऊपर एक्शन लिया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे पावर ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऑफ द कमीशन सेक्शन 30। अब यहाँ पे एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कैन अ सेंटर प्लेस विद द रिटन ऑर्डर ऑफ द कमीशन टू इंस्पेक्ट एंड कॉपी बुक्स एंड डॉक्यूमेंट। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास जो है वो एक रिटन डॉक्यूमेंट होगा, कमीशन की तरफ से एक रिटन ऑर्डर होगा जिसकी बेस पर वो जाके अगले बंदे को दिखाएगा एंड देन उसके बुक्स और डॉक्यूमेंट जो है उनको इंस्पेक्ट करेगा। इफ़ द ऑफिसर सस्पेक्ट एंड इन्फॉर्म्स अंडर द एक्ट और रिलेटेड लॉ दे कैन सर्च, सीज एंड डिटेन रिलेवेंट ऑब्जेक्ट और डॉक्यूमेंट। अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को लगता है कि कुछ डॉक्यूमेंट जो हैं वो सस्पिशियस हैं, उसमें कुछ गलत काम हुआ हुआ है, तो ऐसे डॉक्यूमेंट को जो है वो सीज़ कर सकता है, अपने साथ ला सकता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कर सकता है, कानून उसको इजाज़त देता है। द ऑफिसर कैन रिक्वायर एनी पर्सन टू प्रोड्यूस बुक्स और डॉक्यूमेंट इन देयर कस्टडी। ऑफिसर जो है वो किसी बंदे को जिसकी इन्वेस्टिगेशन करे उसको बोल सकता है कि ये बुक्स और जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनकी कस्टडी में दे दें। फेलियर टू कंप्लाई ऑब्स्ट्रक्टिंग ऑफिसर्स वर्क इन ऑफिस पनिशेबल एक्ट, फाइन और इम्प्रेसमेंट। अगर आप किसी बंदे की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, कमीशन का अपॉइंट किया हुआ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, अगर आप उसके काम में रुकावट डालेंगे तो आपको फाइन भी हो सकता है या फिर आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। सीज डॉक्यूमेंट कैन बी इंस्पेक्टेड बाय द ऑथराइज्ड इन्वेस्टिगेटर एज पर द कमीशन रिटन ऑथराइजेशन। द पावर गिवन टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर डू नॉट लिमिट द सिमिलर पावर ग्रांटेड बाय द डिफरेंट लॉज। अब जो जो सीज डॉक्यूमेंट है वो इंस्पेक्ट किए जाते हैं, वो कौन इंस्पेक्ट करता है, वो ऑथराइज इंडिविजुअल करते हैं जिनके पास रिटर्न ऑथराइजेशन होती है कमीशन की। उसके बाद क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को जो पावर्स दिए गई हैं वो पावर किसी और कानून के तहत लिमिट नहीं कर सकती उसको, कि ऐसा हो कि आपने जो है वो कमीशन ने पावर दे दी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को और वहाँ पर लोग क्या करते हैं कि वो किसी और कानून के तहत रिस्ट्रिक्शन ले आते हैं कि भाई आप जो है वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये मतलब बताया जा रहा है कि जब कमीशन ने एक पावर दे दी तो किसी और कानून के तहत आप इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को लिमिट नहीं कर सकते उसकी पावर्स को। इफ़ समवन इज़ अनहैप्पी विद द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कंडक्ट दे कैन कंप्लेन द कमीशन। अगर कोई बंदा उसको ऐसा लगता है कि उसके साथ अनजस्टिस किया है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने, तो वो कंप्लेन कर सकता है कमीशन को डायरेक्टली। द कमीशन मस्ट स्टार्ट अ हियरिंग विद इन 15 डेज टू इन्वेस्टिगेट द कंप्लेन फॉलो बाय प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर। तो कमीशन के ऊपर ये मस्ट है कि वो 15 दिन के अंदर अंदर अगर कोई ऐसी कोई कंप्लेन आती है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के खिलाफ तो उसके खिलाफ कार्रवाई करे और सुनवाई सुने जिस बंदे ने वो पटिशन दायर की है। इसके बाद है फोर्सिबली एंट्री एक्ट, फोर्सिबली एंट्री सेक्शन 31। ये बिल्कुल सेम ही है जैसे हमने पढ़ा है, इसको आप इजीली पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम बात कर देते हैं पावर टू कॉल फॉर एग्जामिनेशन सेक्शन 32। द कमीशन इज आस्क अ पर्सन फैमिलियर राइट अ केस टू अपीयर बिफोर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। कमीशन क्या कर सकता है कि एक बंदे को एक ये इंस्ट्रक्शन भी दे सकता है कि भाई आप जो है वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के साथ ताउन करें और उसके सामने पेश हों। द पर्सन मस्ट आंसर ऑल क्वेश्चन ट्रूथफुली व्हेन आस्क और नॉट और ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। एक बंदे की जो है वो जिम्मेदारी होती है कि वो सारे सवालों के जवाब दे। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ उसको लगता है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और उससे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने इन्हें ही पूछे जो इस केस को लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जो बंदा जिससे क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही है उसकी जिम्मेदारी है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को सारी बातें बताए, वो सवाल भी बताए जो उसने नहीं पूछे हैं और उसको पता है। द पर्सन स्टेटमेंट विल बी रिटन डाउन एंड साइंड और थंब प्रिंटेड आफ्टर बीइंग रीड टू देम। अब क्या होगा कि जब एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर किसी बंदे से
क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहा होता है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, तो जितने स्टेटमेंट वो दे रहा होता है वो सारे स्टेटमेंट लिखे जाते हैं। उसके बाद उसका अंगूठे का निशान लिया जाता है और उसे साइन किया जाता है और फिर उसको किसी के सामने पेश किया जाता है। इफ़ द पर्सन रिफ्यूजेस टू साइन द ऑफिसर विल नोट द रिफ्यूजल एंड एनी रीज़न गिवन। अगर एक बंदा मना कर रहा है कि मैं इस पर साइन नहीं करूँगा, तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर क्या कर सकता है, उसको ज़बरदस्ती साइन नहीं करवा सकता, बल्कि वो रीज़न रिकॉर्ड सकता है कि किस रीज़न पे वो साइन नहीं कर रहा। अब यहाँ पे ये हो सकता है कि एक बंदा जो है वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की हेल्प कर रहा है। अब वो हेल्प करने पे वो चाहता है कि मेरा नाम ना आए, तो यहाँ पे क्या होता है कि उस बंदे का नाम जो है वो राज में रखा जाता है। जैसे आप लोग अक्सर न्यूज़ में सुनते हैं कि वादा माफ़ गवाह बन गया। उसमें क्या होता है कि उस बंदे का नाम सामने नहीं आता और उस बंदे को जो है राज में उसका नाम रखा जाता है और एंड देन उसकी बेसिस के ऊपर साइन इन्वेस्टिगेशन की जाती है। ऑफेंसेस इंक्लूड नॉट अपीयरिंग, रिफ्यूजिंग टू आंसर क्वेश्चन, प्रोवाइडिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन, डिस्ट्रॉइंग द कमीशन, लॉफुल ऑर्डर्स। अब इसमें क्या हो सकता है, ऑफेंस भी कर सकते हैं। ऑफेंस का मतलब क्या होता है कि आप जो है वो उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के साथ सपोर्ट ना करें। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप किसी सवाल का जवाब देने से साफ इनकार कर सकते हैं, या तो फिर आप गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, या तो फिर आप कमीशन की जो है वो बात ही नहीं मानते और लॉफुल ऑर्डर को फॉलो ही नहीं करते बिल्कुल। इसके बाद हम बात कर देते हैं अपील टू द अपेलेंट बेंच ऑफ द कमीशन। आप जो है वो एन अपील कैन बी मेड टू एन अपेलेंट बेंच ऑफ द कमीशन अगेंस्ट एन ऑर्डर मेड बाय द वन कमिश्नर। अब एक कमिश्नर जो है कमीशन का पार्ट था कमिश्नर, उसने जो है वो आपके खिलाफ फैसला दे दिया, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपील कर सकते हैं। अपील कम से कम 30 दिन के अंदर होनी चाहिए। द अपेलेंट बेंच मस्ट हैव एटलीस्ट 2 कमिश्नर टू हेयरिंग द अपील। जब अपील आ गई तो अब जो बेंच है उसमें कम से कम 2 कमिश्नर होने चाहिए। अगर एक कमिश्नर वो इन्वॉल्व है जिसकी, अगर इसके अंदर इन 2 कमिश्नर के अंदर एक वो कमिश्नर इन्वॉल्व है जिसके पहले फैसला दिया था और उसके फैसले के ख़िलाफ़ जो है वो जो साइल है, जो पर्सन है, उसने अपील की है, तो उसमें क्या कहता है कि ये कमिश्नर जो है उसको हटा दिया जाएगा और दूसरे कमिश्नर को जो है नॉमिनेट किया जाएगा अपील सुनने के लिए। रूल्स विल बी स्पेसिफाई फॉर्म एंड फी अदर रिलेटेड मेजर ऑफ फाइंडिंग द अपील। तो जितनी भी इस पर फीस बनती है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं अपील फाइल करने के कमिश्नर के खिलाफ, वो सारे जो है वो जो बंदा अपील कर रहा है उसको फॉलो करने पड़ेंगे और सारी चीज़ें जो है फीसेस वगैरह सबमिट करवानी पड़ेगी। उसके बाद है हमारे पास अपील टू द कोर्ट। अगर आप कोर्ट में अपील कर रहे हैं, एन अपील शेल लाई टू द कोर्ट रिफर्ड इन पार्ट 2 ऑफ द ऑर्डिनरी रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑर्डर टू द कमीशन कंप्राइजिंग 2 और मोर कमीशन ऑफ द अपेलेंट विलेज। ये वही चीज़ है सेम जो हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। Cognizance and prosecution of offence. Cognizance of offence. Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure 1989 Act number 5 of 1898, no court other than the court of the session shall have jurisdiction to try any offence under this act. अब इसका सिंपल सा वर्ड देख लेते हैं। इस प्रोविज़न का मतलब ये है कि अगर कोई बंदा कोई कानून करता है, कोई कानून को तोड़ता है, तो ऐसे फाइनेंशियल क्राइम जो हैं वो सिक्योरिटीज़ और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ऐसा जो केस है वो कोर्ट ऑफ सेशन में सुना जाएगा, जो कि एक हायर कोर्ट होता है और जिसके पास अथॉरिटी होती है मुख्तलिफ किस्म के सीरियस क्रिमिनल केसेस को हैंडल करने की। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर एक बंदा जो है वो कोई फ्रॉड करता है सिक्योरिटी मार्केट के अंदर, तो ऐसा जो केस है वो सुना जाएगा कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर। कोर्ट ऑफ सेशन से मुराद जो है वो हाई कोर्ट कह सकते हैं आप मिसाल के तौर पे, कि लोअर कोर्ट्स में नहीं सुना जाएगा या मजिस्ट्रेट के सामने नहीं सुना जाएगा, बल्कि एक प्रॉपर हाई कोर्ट में सुना जाएगा। उसके पास ये पावर होती है और सारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे सुनी जाएगी। ये इस चीज़ को इंश्योर करता है कि ये जो केस है वो एक बड़े और एक्सपीरियंस जज के सामने सुना जाए ताकि वो सही फैसला दे सकें। Conduct of prosecution. No prosecution for any offence under this act shall any person institute except with the consent and writing of the commission signed by 2 commissioner. अब कोई भी प्रोसिक्यूशन जो है वो सुनी नहीं जाएगी या कोई भी फैसला जो है वो माना नहीं जाएगा कब तक, जब तक कि जो है 2 कमिश्नर जो है वो साइन ना करते हैं रिटर्न स्टेटमेंट है। प्रोसिक्यूशन ऑफ एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट शैल बी कंडक्टेड बाय एन ऑफिसर ऑफ द कमीशन ऑथोराइज्ड इन राइटिंग बाय द कमिश्नर। अब प्रोसिक्यूशन इसमें क्या हो सकती है कि जब कोई प्रोसिक्यूशन कब पेश कर सकता है, जब जो है वो एक कमिश्नर जो है वो उसको साइन कर देगा रिटर्न ऑर्डर में कि हाँ ठीक है ये जो है वो प्रोसिक्यूशन कर सकते हैं। तो गाइस ये था आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। काफ़ी लेंथी लेक्चर था लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। पिछले 2-3 लेक्चर जो हमने कवर किए हैं उसकी समरी फॉर्म में थी, तो मैंने कोशिश की कि आपको डिटेल में बता दूं ताकि आप इजीली समझ सकें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताया करें आपको हमारी वीडियोज़ कैसे लग रही हैं। कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या सजेशन आपकी हैं तो वो लाजमी दिया करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।